हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। और आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पार्ट 6 है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है, कैसे होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। वे सभी प्रक्रम जो कि सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि। इसका मतलब वे सारी प्रक्रियाएं जो कि एक साथ मिल करके हमारे जीवन जीने के लिए उपयोगी होते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। बिल्कुल आसानी से कहें तो वे प्रक्रियाएं जिनकी मदद से हम अपने जीवन को जी पाते हैं, जीवन जीने में सहायक होते हैं, वो कहलाते हैं जैव प्रक्रम। जैसे कि श्वसन की प्रक्रिया, अगर श्वसन नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे, अगर उत्सर्जन नहीं होगा तो भी हम मर जाएंगे, और अगर खून का परिवहन नहीं हुआ तो भी तो हम मनुष्य मर जाएंगे। तो इसीलिए ये सारी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम का उदाहरण है। इसके बाद अगला है पोषण की। पोषण क्या होता है? देखिए जीवों द्वारा भोजन और अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अब पोषण क्या होता है? बिल्कुल आसान भाषा में कि जैसे हम खाना खाएंगे उससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा, पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे, बस वही प्रक्रिया हमारी पोषण कहलाएगी। पोषण के प्रकार की बात करें तो पोषण आपके दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी या परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण या फिर परपोषी पोषण। अब सबसे पहला देखें हम कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो देखिए स्वपोषी का शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं को पोषित करना। स्वपोषी, स्व का मतलब है स्वयं को, पोषी का मतलब है पोषित करना। जैसे उदाहरण की बात करें तो हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, और इस प्रकार से वे स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे देखिए हमारा भोजन तो हमारी मम्मी बनाती हैं, लेकिन पौधों में तो उनका मम्मी पापा जैसा कोई है ही नहीं। उसमें क्या हो जाता है कि वो लोग अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। तो इसी वजह से ये प्रक्रिया आपकी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, और उनका पोषण प्राप्त करने का तरीका स्वपोषी पोषण कहलाता है। इसके बाद दूसरा है आपका परपोषी या फिर विषमपोषी पोषण। तो देखिए परपोषी या विषमपोषी पोषण क्या है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों या फिर वनस्पतियों से प्राप्त करता है विषमपोषी पोषण कहलाता है। विषमपोषी पोषण क्या होगा? ये पोषण का वह तरीका है जिसमें कि हम खुद से खाना नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे जीवों या वनस्पतियों से हम खाने को प्राप्त करेंगे, तो ये कहलाएगा हमारा विषमपोषी पोषण। इनमें पोषण प्राप्त करने की विधियों में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे प्रकार के हो जाएंगे, जिसके अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी इत्यादि जीव आ जाते हैं। और विषमपोषी पोषण आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होंगे? सबसे पहला हम देखेंगे किसके बारे में? प्राणी संभोजी पोषण के बारे में, कि प्राणी संभोजी पोषण कैसा होगा, कौन सा होगा और कौन से लोग करेंगे। तो देखिए प्राणी संभोजी पोषण का मतलब है कि वे जीव जो कि विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस या फिर तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं कहलाते हैं आपके प्राणी संभोजी। जैसे कि एक बार फिर से पढ़िए, वे जीव जो कि विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थों से ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं प्राणी संभोजी कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य, हम इंसान हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, अमीबा हो गया इत्यादि। हम लोग क्या है, भोजन को स्वयं नहीं बनाते, हम लोग केवल पकाते हैं। और भोजन के लिए हम निर्भर हैं किसके ऊपर में? कोई गाय, बकरी, कुत्ता, मतलब जो लोग खाते होंगे, मांसाहारी होंगे, वो जानवरों के ऊपर निर्भर होंगे, और जो शाकाहारी हैं वे पेड़ पौधों के ऊपर हैं, और जो लोग सर्वाहारी हैं वो पेड़ पौधे और जानवर सभी के ऊपर निर्भर हैं। तो इसी वजह से हम लोग आ जाएंगे प्राणी संभोजी पोषण में, और अपने भोजन को हम लोग ठोस या तरल अवस्था में ही ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे प्रकार के बारे में।
अब अगला देखिए है दूसरा वाला परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है? वे जीव जो कि दूसरे जीवों के शरीर पर आश्रित रह करके उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये कहलाते हैं आपके परजीवी। कौन से जीव? जो कि दूसरे जीवों के शरीर पर आश्रित रहेंगे लेकिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो उनके ऊपर आश्रित हैं तो उन्हें नुकसान पहुंचा दें, तो ये कहलाएंगे आपके परजीवी। जैसे उदाहरण की बात करें तो फीता कृमि, अमरबेल, खटमल इत्यादि। ये दूसरे पर डिपेंड है लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। खटमल आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि जो बहुत ज्यादा टाइम की लकड़ियां हो जाती हैं तो उनमें पड़ जाते हैं लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो क्या करेंगे? परजीवी कहलाएंगे और अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तीसरा है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होता है? वे जीव जो कि मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। और ये जीव मृत जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल तत्वों में अपघटित करके पोषण प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी को जब आप तोड़ेंगे तो मृत से रिलेटेड है, यानी कि मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त मृतोपजीवी कहलाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में कवक, जीवाणु और ईस्ट। इसके बाद स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, इसे ध्यान से देखिए। स्वपोषी पोषण जो होता है ये हरे पौधों एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है, जबकि विषमपोषी पोषण कवकों और जंतुओं में पाया जाता है। स्वपोषी पोषण सौर ऊर्जा को ग्रहण करने हेतु हरित लवक आवश्यक है, जबकि विषमपोषी पोषण में सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और हरित लवक इसमें अनुपस्थित होता है। पेड़ पौधों का उदाहरण याद रखेंगे स्वपोषी में तो सारे पॉइंट आप लिख देंगे। जैसे उन्हें हरित लवक चाहिए होता है लेकिन विषम पोषण में हमें नहीं चाहिए होगा। पौधों को सौर ऊर्जा चाहिए होगा पर विषम पोषण में हमें सौर ऊर्जा नहीं चाहिए होगा। तीसरा है इसमें भोजन स्वनिर्मित कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की उपस्थिति में होता है। और विषम पोषण है कि भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों से प्राप्त किया जाता है। स्वपोषण में भोजन का पाचन नहीं होता है, जबकि विषम पोषण में पाचन क्रिया जरूरी होती है। अगला स्वपोषण में खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के रूप में सबसे नीचे पाए जाते हैं। परपोषी जो होते हैं ये खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के रूप में उपभोक्ता के रूप में पाए जाते हैं। हम लोग ग्रहण करते हैं तो हम लोग उपभोक्ता हैं, इसी वजह से हम उत्पादक के ऊपर, जो लोग खाना देंगे उसके ऊपर उपभोक्ता के रूप में पाए जाएंगे। इसके बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे विभिन्न जीवों में पोषण में पहला है अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय और सर्वाहारी जीव है जिसमें कि भोजन के पाचन हेतु कोई भी विशिष्ट अंग नहीं पाया जाता। इसमें आपके प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण पाया जाता है जो कि कूट पादाप द्वारा होता है। हम जानते हैं अमीबा में पोषण कूट पादाप द्वारा होता है। अगर आपको अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, ये सारी चीजें मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ा दी हैं। आज हम लोग करेंगे फास्ट ट्रैक तरीके से रिवीजन। इसमें देखिए मुख नहीं होता है, हम जानते हैं अमीबा में मुख नहीं होता है और ये जल के साथ आए भोजन के कणों को कोशिका की सतह द्वारा अंतर्ग्रहित कर लेता है। इसमें भोजन के कण चारों ओर एक खाद्य रिक्ति का निर्माण करते हैं जिससे कि एंजाइमों द्वारा भोजन सरल तत्वों में टूट करके जीव द्रव्य द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसे कि हम अवशोषण कहते हैं। और ये सरल भोज्य तत्व जीव द्रव्य में स्वांगीकृत होकर के वृद्धि हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं। तत्पश्चात अपचित जो भोजन होता है ये कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर कर दिया जाता है और जिसे कि हम बहिक्षेप हैं। तो एक बार आप लोग ध्यान से देखिए कि कैसे होगा। सपोज दैट ये कोई अमीबा है तो सबसे पहले इसमें ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा ये कूट पादाप की तरह, ताकि इसमें भोजन का कण आ सके। ये कोई भोजन का कण है, ये जो ऐसे है ये इसको पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद ये भोजन ऐसे अंदर आ जाएगा और ये अमीबा बंद हो जाएगा। इसके बाद इस अमीबा के अंदर इस भोजन का पाचन, श्वसन जो भी रहेंगी सारी चीजें हो जाएंगी और इसके बाद अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाएंगे जो भी निकलना रहेगा। कुछ इस तरीके से अमीबा में पोषण की प्रक्रिया होती है।
इसके बाद अगला है मानव में पोषण। मानव में पोषण हम जानते ही हैं, मैंने मानव में पोषण पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कर दिया था एक वीडियो में, आप उसे देख लीजिए। आज हम लोग करेंगे फास्ट ट्रैक तरीके से रिवीजन। देखिए, भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने के लिए सरल रूप में अपघटित करने की प्रक्रिया पाचन क्रिया कहलाती है, और इस क्रिया को कार्यान्वित करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है, जिसे कि हम कहते हैं पाचन तंत्र। तो उसी पाचन तंत्र का वर्णन हमने कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले भोजन आपके मुख में जाता है, मुख गुहा में जाता है। तो ये भोजन नली का अग्रभाग है और इसी के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे कि निकलने वाले लार भोजन को निगलने में सहायक होते हैं और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भाग ले लेते हैं। लार में उपस्थित टैलिन नामक एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देता है और भोजन का यहाँ और अधिक पाचन नहीं हो पाता। जीभ परिस्थिति स्वाद कणिकाओं पे स्वाद का अनुभव होता है। सबसे पहले भोजन जो आपके मुख में जाएगा उसमें टाइलिन और लाइसोजाइम नाम के दो एंजाइम मिल जाते हैं, और वो दो एंजाइम भोजन को आपके गलाने में और जो बाहर से कीटाणु विषाणु रहते हैं उसे मारने में हेल्प करते हैं। और इसके बाद भोजन आपका ग्रसिका में जाता है। निगल द्वार जो आपका है, यानी कि जहां से भोजन को निकलते हैं वहां से भोजन ग्रसिका या फिर ग्रास नली में आता है और उसमें कोई भी पाचन नहीं होता। इसमें भोजन क्या होता है, क्रमानुकुंचन गति के द्वारा आमाशय में आ जाता है। और इसके बाद फिर आमाशय में क्या होगा, आमाशय में भोजन आते ही सबसे पहले हार्मोन निकलने लगेगा, जिसका नाम है गैस्ट्रीन हार्मोन, जो कि जठर ग्रंथियों को सक्रिय करता है। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है और जठर रस में एसियल पेप्टिन और रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। एसियल पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम होंगे। एसियल जो रहेगा वो क्या करेगा, भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देगा और भोजन के कठोर कणों को गला देगा। फिर इसके बाद पेप्सिन को क्रियाशील कर देगा। पेप्सिन जो आपका रहेगा एंजाइम वो क्रियाशील होकर के प्रोटीन को प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा और आमाशय में भोजन को पचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। आमाशय जो आपका है उसमें भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है और इसके बाद फिर वो पहुंच जाता है ग्रहणी में। ग्रहणी में पहुंचने पे क्या होगा कि आमाशय से भोजन छोटी आंत के अग्रभाग अर्थात ग्रहणी में पहुंचता है। फिर ग्रहणी में अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस है, यकृत से निकलने वाला पित्तरस आकर के मिल जाएंगे। यकृत से जो पित्तरस रहेगा और अग्नाशय से अग्नाशयी रस दोनों मिल जाएंगे। पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी भोजन के पाचन में इसकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि यह भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय माध्यम में बदल देता है और अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले सारे एंजाइम क्षारीय माध्यम में सक्रिय होते हैं। अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम द्वारा निम्नांकित परिवर्तन किए जाते हैं। कौन कौन से परिवर्तन? सबसे पहले जो ट्रिप्सिन होगा, इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होगा। कोई पूछेगा प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, तो ट्रिप्सिन के द्वारा होता है और ये क्षारीय माध्यम में सक्रिय होगा। लाइपेज जो होगा ये भोजन की वसा पे क्रिया करके उसे वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देगा। एमाइलेज जो होगा ये कार्बोहाइड्रेट पे क्रिया करके उन्हें माल्टोज एवं शर्कराओं में बदल देगा। इसके बाद शेषांत्र है, छोटी आंत का भाग है। तो देखिए ग्रहणी में भोजन के लगभग सारे अवयवों पर क्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी कि ग्रहणी में सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। भोजन आपका पच जाएगा। अधिकांश पाचन, पूरा पाचन 99% लगभग छोटी आंत में हो जाएगा और इसके पश्चात छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला शेषांत्र, तो सबसे पहले छोटी आंत के बचे हुए भाग शेषांत्र जिसे कहते हैं। शेषांत्र में जाकर के पचे हुए भोजन का अवशोषण होगा। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है और इसके पश्चात पचा हुआ भोजन छोटी आंत के पश्च भाग में अवशोषित हो जाते हैं। छोटी आंत में इसके लिए उपस्थित रसांकुरों द्वारा अवशोषण तल
बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर ये जो अवशोषित पोषक पदार्थ होंगे ये रुधिर से होते हुए शरीर के विभिन्न ऊतकों और ऊतकों में उपस्थित ऊतक द्रव्य के माध्यम से कोशिकाओं में चले जाएंगे। ग्रहणी के बाद भोजन का अवशोषण होने के बाद अंत में आ जाएगा बड़ी आंत, गुदा और गुदा द्वार। तो फिर बड़ी आंत में क्या हो जाएगा, आहार नाल के इस भाग को अपच या अपशिष्ट भोजन में से जल का अवशोषण होगा। थोड़ी बहुत चीजें जो जल की तरह बच गए रहेंगी बड़ी आंत में अवशोषण हो जाएगा और फिर अपशिष्ट को मल के रूप में कुछ समय तक रोका जाएगा, बाद में उसका बहिक्षेपण हो जाएगा। हम जानते हैं कि लास्ट में उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाते हैं अपशिष्ट पदार्थों को। ये देखिए है मनुष्य में पोषण पाचन तंत्र का चित्र। तो सबसे पहले क्या होगा, ये पूरा एक मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र है। यहाँ पर आपके दांत रहेंगे, जीवा रहेगी और इसी के जस्ट ऊपर लार ग्रंथियां पाई जाएंगी और ये आपका ग्रसनी है। सबसे पहले भोजन आपके इसी मुख के द्वारा हम खाएंगे तो ये अंदर ग्रसनी के द्वारा होते हुए ग्रास नली, ये ग्रास नली है, इसी से होते हुए आमाशय में चला जाएगा। ये आपका आमाशय है और इसके जस्ट ऊपर यकृत पाया जाएगा। यकृत में पित्ताशय रहेगा, यकृत में आपका पित्ताशय रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे भोजन 3 से 4 घंटे के लिए पचेगा। फिर यहाँ से यकृत से पित्त रस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस आकर के मिल जाएंगे। इसके बाद ये भोजन आपका इस छोटी आंत में चला जाएगा, इस वाले भाग में। इस छोटी आंत से भोजन आपका पूरे 90% तरीके से पच जाएगा, 99% पाचन हो जाएगा और पाचन की प्रक्रिया के बाद इस बड़े आंत में जाएगा और बड़ी आंत में थोड़ी बहुत चीजें जो बची रहेंगी वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, स्वांगीकरण हो जाएगा, मलाशय में थोड़े देर के लिए रहेगा। इसके पश्चात उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया मानव में पोषण। पोषण के बाद देखिए अगला है मानव में श्वसन। मानव में फुफ्फुसीय श्वसन तंत्र होता है, अतः प्रमुख श्वसनांग 2 फेफड़े होते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्यों में श्वसन के लिए 2 फेफड़े पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है नासिका एवं नासा मार्ग। सर्वप्रथम क्या होगा कि जो हवा रहेगी वो नासिका एवं नासा मार्ग से अंदर जाएगी। तो हम जानते हैं कि स्थित नासिका बाहर 2 बाह्य नासा छिद्रों द्वारा खुलती है। 2 नाक होते हैं नासा छिद्रों, जिसे हम नासा छिद्र कहते हैं। इसी में से हवा अंदर जाती है। नासा गुहा अंदर की ओर एक नासा पट्ट के द्वारा दाएं और बाएं 2 भागों में बटी होती है। नासा गुहा अंदर एक टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते में खुलती है और नासिका के प्रारंभ में छोटे छोटे बाल होते हैं। हम जानते हैं कि नाक में स्टार्टिंग में छोटे छोटे बाल होते हैं और उसका कारण ये है कि जो धूल जाते हैं उस धूल के कणों को वायु के साथ अंदर जाने से रोक देते हैं। नासा मार्ग में एक श्लेष्मिक झिल्ली पाई जाती है और जिसमें कि चिकना तरल श्लेष्मक स्रावित होता रहता है। हम जानते हैं नाक में थोड़ा तेल की तरह ऐसा रहता है जिसे कि हम श्लेष्मा कहते हैं। श्लेष्मक स्रावित होता रहता है। नासा मार्ग आपके ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी मैंने आप लोग को बता ही दिया है। इसके बाद अगला आता है आपका कंठ या फिर स्वर यंत्र। तो ग्रसनी के भीतरी भाग में निकल द्वार से पहले एक छिद्र होता है और जिसे कि घाटी या कंठ द्वार कहते हैं। हम जाते हैं जहाँ से हम आवाज निकालते हैं वो आपका कंठ द्वार या घाटी है। इसको ढकते हुए उपास्थि का बना एक घाटी ढापन होता है। जैसे कि एक आपका वायु नाल है, एक आपका भोजन वाला नाल है, तो यही ऊपर आपकी एक घाटी ढापन पाई जाती है जो कि भोजन निगलते समय घाटी को बंद कर देगा। क्या होगा कि जब आपको खाना खाना होगा तो ये श्वास नली को बंद कर देगा और जब श्वास लेना होगा तो भोजन वाले को बंद कर देगा। और इसके बाद अगला आ जाता है श्वास नाल। श्वास नाल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। श्वास नाल क्या है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास का नली होता है जो कि बच्छ में पहुंच करके, बच्छ यानी कि जो आपका सीना वाला पार्ट है, 2 छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाएगा। अभी हम डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब 2 भागों में विभाजित हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे श्वसनिया।
प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश कर जाएगी और विभिन्न शाखाओं और उपशाखाओं में बढ़ जाएगी और वायु कोशों में प्रवेश करके समाप्त हो जाएगी। अभी डायग्राम के माध्यम से अच्छे से हम लोग समझेंगे। श्वास नली की भित्ति में 16 से 20 सी के आकार के अधूरे छल्ले होते हैं जो कि वायु न होने पर इनकी दीवारों पर चिपकने से रोकते हैं और वायु की अनुपस्थिति में ये नली पिचकने से बच जाती है। इसके बाद अगला है फेफड़े या फुफ्फुस। फेफड़े मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग होते हैं। कोई पूछेगा मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग क्या है, तो आप बताएंगे कि फेफड़े हैं। ये संख्या में देखिए 2 होते हैं। फेफड़े संख्या में 2 होते हैं। कोई पूछेगा कितने जोड़ी फेफड़े, तो 1 जोड़ी और 1 जोड़ी का मतलब 2 फेफड़े। ये हल्के गुलाबी रंग के कोमल और लचीले अंग होते हैं जो कि वक्ष गुहा में हृदय को घेरे हुए होते हैं। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर पतली एवं दोहरी झिल्ली होती है जिसे कि हम फुफ्फुस आवरण कहते हैं। जिस आवरण से फेफड़ा आपका घिरा होता है वो कहलाता है फुफ्फुस आवरण। और फेफड़े जिस गुहा में पाए जाते हैं उसे कहते हैं फुफ्फुस गुहा। फुफ्फुस गुहा में एक लसदार तरल द्रव्य भरा होता है जो कि फेफड़ों की सुरक्षा करता है। जैसे कि ये आपके फेफड़े हैं तो इस फेफड़े के ऊपर ऐसा आवरण पाया जाएगा और इसके बीच में ऐसे तरल पदार्थ भरा होगा जो कि फेफड़े की सुरक्षा करेगा। और इसके बाद ये तरल फुफ्फुस आवरण को नम और चिकना बनाता है जिसके कारण फुफ्फुस आवरण में घर्षण नहीं हो पाता और दोनों फेफड़ों को उनकी गुहाओं के बीच में केवल एक संकरा स्थान होता है जिसमें कि श्वास नल, श्वसनीय, ग्रास नली, हृदय सारे अंग रहते हैं। अब हम इसे चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए है मनुष्य के श्वसन तंत्र का चित्र। आप इसे 3 नामों से जानेंगे, मानव में श्वसन, मनुष्य का श्वसन तंत्र या फिर मनुष्य के श्वसन अंग। सबसे पहले नासा मार्ग के द्वारा वायु हमारे नाक से अंदर जाएगी। ये आपकी ग्रसनी है, यहाँ पे कंठ द्वार है, ये श्वास नलियां हैं। श्वास नली से होते हुए ये 2 भागों में बटेगी, श्वसनी कहलाएगी। ये आपका फेफड़ा है, इसी फेफड़े जाएगा आपका बीच में यहाँ पे हृदय है। ये छोटे छोटे वायु कोष्ठक पाए जाते हैं और नीचे आपका तंतुपट या डायफ्राम होता है और यहाँ पे फुफ्फुस आवरण रहेगा। यहाँ पे वायु जो रहेगा आपका वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे और पूरे शरीर में पहुंच जाएंगे हृदय के माध्यम से। तो इसके बाद अगला हम देखेंगे, अगला हम पढ़ेंगे मानव हृदय के बारे में। देखिए हृदय मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है और हृदय विशेष प्रकार की हृदय पेशियों के द्वारा बना होता है। ये जो पेशियां होती हैं ये जीवन पर्यंत क्रियाशील होती हैं। हम जानते हैं कि जब तक हृदय चल रहा है तब तक हम भी चल रहे हैं और हृदय के रुकते ही हमारी भी सांसें रुक जाएंगी और फिर जीवन नहीं रहेगा। यानी कि हृदय जो है जीवन पर्यंत क्रियाशील रहता है। हृदय विभिन्न अंगों से रुधिर यानी कि ब्लड यानी कि खून को एकत्रित करके विशेष वाहिनियों की सहायता से इसे विभिन्न अंगों में पंप कर देता है। जब हम हृदय के बाहरी संरचना की बात करेंगे तो हृदय वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच में स्थित होता है और इसका अधिकांश भाग वक्ष के बाएं ओर और थोड़ा सा भाग अस्थि के दाएं ओर होता है। हृदय एक्चुअली आपका बीच में होगा लेकिन वो ज्यादातर बाएं की तरफ घुमा होता है, तो सब लोग बोलते हैं कि हृदय बाएं ओर स्थित है, परंतु वो ज्यादातर उधर मुड़ा हुआ है और थोड़ा सा भाग दाएं तरफ भी निकला हुआ होता है। ये एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। आप अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे तो जैसा आपका आकार दिखेगा बंद मुट्ठी का बिल्कुल हृदय वैसा ही दिख जाता है और ये 4 कोष्ठकों में बटा रहता है। हृदय आपके 4 भागों में बटा हुआ होता है। आप हृदय को जैसे ऐसे बनाएंगे तो ये हृदय आपका 4 भागों में बटा हुआ है। और इसके बाद अगला क्या है कि हृदय चारों ओर से हृदयावरण से घिरा हुआ रहता है, यानी कि हृदय के ऊपर जो आवरण पाया जाता है वो कहलाता है हृदयावरण और उसी से घिरा रहेगा। हृदय का अग्र चौड़ा भाग आलिंद के पश्च नुकीला भाग नीला कहलाता है। हृदय का जो आगे चौड़ा भाग रहेगा वो आलिंद कहलाएगा और पीछे वाला नुकीला भाग आपका नीला कहलाता है। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध और दाएं भाग में अशुद्ध
रक्त भरा रहता है। बायां नीला दाएं की अपेक्षा बड़ा और पेशीय होता है तथा पश्चिम महाशिराएं अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में और फेफड़ों से शुद्ध रक्त को फुफ्फुसीय शिराएं बाएं आलिंद में पहुंचा देती हैं। दाएं नीला से जो अशुद्ध रक्त रहेगा वो फेफड़ों की ओर, बाएं नीला से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देगा। ये तो हो गई हृदय की बाहरी संरचना। जब हम बात करेंगे हृदय के आंतरिक संरचना की, तो दोनों आलिंद अंतरा आलिंद पट्टी द्वारा विभाजित रहते हैं और दाहिने आलिंद में अग्र महाशिराएं और पश्च महाशिराएं तथा कोरोनरी साइनस पृथक पृथक छिद्रों द्वारा खुलती हैं। इनके मध्य में यूस्टेकी कपाट, कोरोनरी कपाट होते हैं और बाएं आलिंद में पल्मोनरी शिराएं एक छिद्र द्वारा खुलती हैं। ऐसे हो सकता है कि ज्यादा आप लोग को न समझना है, परंतु अभी हम चित्र द्वारा समझाएंगे तो अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। आलिंद की दीवारें निलय की अपेक्षा पतली होती हैं और आलिंद निलय द्वारा निलय में खुलते हैं। दाहिने आलिंद निलय छिद्र पर त्रिवलनीय कपाट पाए जाते हैं और बाएं आलिंद के निलय कपाट पर द्विवलनीय कपाट होते हैं। कपाट जो होते हैं वो हृदय रज्जुओं द्वारा निलय की भित्ति पर स्थित पेशी स्तंभों द्वारा जुड़े रहते हैं और ये रक्त को विपरीत दिशाओं में जाने से रोकते हैं कि ऐसा न हो कि ब्लड आपका आगे जाते जाते पीछे जाने लगे। दाएं निलय के अग्र बाएं भाग से पल्मोनरी चाप और बाएं निलय से अग्र दाहिने भाग से कैरोटिको सिस्टेमिक चाप निकलती हैं और इनके आधार पे तीन तीन अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं जो कि रक्त को वापस आने से रोक देते हैं। ये देखिए आपका है मानव हृदय की संरचना, अच्छे से इसको समझ लीजिए। और ये है मानव के हृदय की बाह्य संरचना। ऐसे आप बना लेंगे डायग्राम इसका। ये हो गया आपका आरोही महाशिरा, ये वाला है आपका दाएं आलिंद को दिखा रहा है। यहाँ पे ये सारी आपकी ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर है ये धमनियां हैं, ये वाला आपकी शिराएं हैं और ये जो नीचे ऐसा निकला हुआ है ये आपका निम्न महाशिरा है। इधर वाला भाग दाएं निलय को दिखा रहा है, इधर वाला भाग बाएं निलय को दिखा रहा है और इसके बाद यहाँ पे आपका बायां आलिंद है। डायग्राम कुछ इस तरीके से बना करके आप लिख देंगे। क्रिया विधि की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। मानव हृदय पंप के समान कार्य करता है और एक ओर से ये रुधिर को ग्रहण करता है और दूसरी ओर से दबाव के साथ उसे अंगों की ओर भेज देता है। ये नियमित सतत एवं जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है और एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि कितनी बार धड़केगा, तो आप बताएंगे कि एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है और इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। कार्य करते समय मानव हृदय अपनी पेशियों को क्रमानुसार फैलाता एवं सिकोड़ता रहता है और हृदय की पेशियां सिकुड़ने पर प्रकुंचन और फैलने को अनुशीतलन कहते हैं। जब हृदय आपका सिकुड़ेगा तो उसे कहेंगे प्रकुंचन और जब फैलेगा तो उसे कहेंगे अनुशीतलन। और इस प्रकार से फैलने एवं सिकुड़ने की क्रिया से एक हृदय स्पंदन बनती है और इस प्रक्रिया में आलिंद एवं निलय अलग अलग स्पंदन करते हैं। रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है और जब इसे हृदय द्वारा पंप किया जाता है तो ये नलिकाओं की दीवार पे दबाव डालता है और इसी को रुधिर दाब कहते हैं। सर्वप्रथम हेल्स ने घोड़े में रुधिर दाब नापा था और हृदय द्वारा रुधिर निश्चित लय में पंप किया जाता है। एक निश्चित लय में ये पंप होता रहता है और इसीलिए रुधिर वाहिनियां भी रुधिर दाब को निश्चित लय में अनुभव करती हैं। ये जो दाब है ये हृदय प्रकुंचन के समय सबसे ज्यादा होता है और शिथिलन के समय कम होता है। सामान्य मनुष्य के रक्त दाब की बात करें जिसे कहते हैं बीपी ब्लड प्रेशर, जो सब लोग बोलते हैं कि बीपी बढ़ गया घट गया, तो जब एक सामान्य मनुष्य होगा तो उसका बीपी होता है 120/80 mmHg।
और जिस यंत्र के द्वारा रुधिर दाब मापा जाता है उसे हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। जिस यंत्र के द्वारा मापा जाएगा वो कहलाएगा आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। अब हृदय में रुधिर परिसंचरण की हम बात करें तो देखिए, शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रुधिर अग्र एवं निम्न महाशिराओं द्वारा दाएं आलिंद में आता है और इसी प्रकार फेफड़ों द्वारा शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में जाता है। दोनों आलिंदों के रुधिर से भरने के बाद इनमें एक साथ में संकुचन होता है। संकुचन के बाद इनका रुधिर आलिंद निलय छिद्रों द्वारा अपनी ओर के निलयों में आ जाता है और इस प्रक्रिया में द्विबलन एवं त्रिबलनीय कपाट रुधिर को वापस आलिंदों में जाने से रोक देते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मानव में संचरण रुधिर तंत्र क्या है, तो आप बताएंगे कि मानव हृदय ऑक्सीकृत रुधिर और अनऑक्सीकृत रुधिर को विभिन्न अंगों तक प्रवाहित करता है और परिसंचरण के दौरान मानव हृदय में रुधिर 2 बार आता है और इसी कारण इसे हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। मानव हृदय में 2 बार रुधिर आ रहा है परिसंचरण के दौरान, इसी वजह से कहलाएगा मानव में दोहरा रुधिर परिसंचरण। अगला टॉपिक है रक्त की संरचना एवं कार्य। रक्त के बारे में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रुधिर के बारे में हम पढ़ेंगे। रुधिर ब्लड क्या है? ब्लड आपका एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि हल्का क्षारीय अपारदर्शी चिपचिपा एवं तरल पदार्थ होता है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा जो होती है ये शरीर के भार का लगभग 7 से 8% तक होती है और एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कोई पूछेगा एक स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर खून होगा, तो आप बताएंगे 5 से 6 लीटर। रुधिर के घटकों की बात करें तो रुधिर में निम्न 2 मुख्य घटक पाए जाते हैं। क वाला है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है जिसमें कि 90% जल और 10% जटिल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और इसे रुधिर का निर्जीव भाग कहते हैं क्योंकि इसमें रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है। प्लाज्मा के कार्बनिक पदार्थों में प्रतिरक्षी ग्लूकोज, अमाइनो अम्ल, हार्मोन, विटामिन एवं प्रोटीन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम के फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड आदि चीजें सम्मिलित होती हैं। रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु आपके 3 प्रकार के होंगे जो कि ब्लड का लगभग 45% भाग बनाएंगे और ये 3 प्रकार के होंगे। सबसे पहला होता है आपका लाल रुधिर कणिकाएं। तो मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, 45 से 55 लाख होती है और ये लाल रंग की केंद्रक रहित या उभयावतल होती हैं। इस ग्लोबिन पाया जाता है और जिसके कारण इनका रंग लाल हो जाता है। ये ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करते हैं और जीवन का लगभग 120 दिन का होता है। लाल रुधिर कणिकाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसे आप लोग जरूर से पढ़ लीजिए। इसके बाद दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। श्वेत रुधिर कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी होती हैं, संख्या में कम होती हैं। 5000 से 9000 लगभग प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में होंगी। ये केंद्रक युक्त और रंगहीन होती हैं। जीवन का लगभग 1 से 2 दिन का ही होता है और इसके बाद नई नई बनने लगती हैं। इसके बाद तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स। आरबीसी WBC हो गया। अब हम देखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती हैं। केवल स्तनधारियों में ही रुधिर प्लेटलेट्स पाया जाएगा और मनुष्यों के शरीर में इनकी संख्या लगभग 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। ये केंद्रक रहित गोलाकार या अंडाकार होती हैं और ये चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में सहायक होती हैं। रुधिर के कार्य ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो रुधिर के कार्यों की बात करें तो सबसे पहला इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। रुधिर ऑक्सीजन के परिवहन का मुख्य माध्यम है।
यानी कि ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और रुधिर की लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो कि ऊतकों में पहुंच करके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में विखंडित हो जाएंगे। दूसरा ये करता है पोषक पदार्थों का परिवहन, तीसरा करेगा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, शारीरिक ताप का नियंत्रण एवं नियमन भी करता है, रोगों करता है और रुधिर का थक्का बनाने एवं घाव भरने में जरूरी है। अगला है लसिका परिसंचरण तंत्र। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर पूछा जाता है। मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त एक अन्य तरल परिसंचरण भी पाया जाता है, जिसे कि हम कहते हैं लसिका परिसंचरण तंत्र। और ये लसिका परिसंचरण तंत्र जो होता है ये संपूर्ण शरीर में फैला होता है। ये किससे मिलकर बना होता है? लसिका केशिकाओं से, लसिका बालों से, लसिका गांठों से और लसिका अंगों से। अब अगर रुधिर और लसिका में अंतर पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे? रुधिर एवं लसिका में अंतर देखिए, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं और लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। रुधिर में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ ज्यादा में पाए जाते हैं, जबकि लसिका में उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। घुलनशील प्रोटीन अधिक तथा अघुलनशील प्रोटीन कम मात्रा में पाए जाएंगे ब्लड में। लसिका में घुलनशील प्रोटीन कम और अघुलनशील प्रोटीन ज्यादा पाए जाएंगे। जस्ट इसका अपोजिट, श्वेत रुधिर कणिकाएं कम मात्रा में होंगी, जबकि लसिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं ज्यादा मात्रा में होंगी। आप केवल रुधिर का याद कर लीजिए, इसका अपोजिट बना करके लसिका का लिख दीजिएगा। अगला आपका जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर पूछा जाता है, तो जाइलम एवं फ्लोएम में किस प्रकार से आप बताएंगे? जाइलम एक जटिल ऊतक है जो कि वाहिनिकाओं, वाहिकाओं, दारू मृदूतक और दारू रेशों से मिलकर के बना होता है। फ्लोएम की बात करें तो ये चालनी नलिकाओं, सहकोशिकाओं, पोषवाह मृदूतक और पोषवाह रेशों से मिलकर बना होता है। जाइलम वाहिकाओं का निर्माण परस्पर उपस्थित कोशिकाओं की भित्ति के पूर्ण अथवा आंशिक विघटन से होता है, जबकि फ्लोएम में चालनी नलिकाएं आपस में चालनी पट्टिकाओं द्वारा जुड़ी होती हैं। जाइलम कोशिकाएं जीवित होती हैं, जबकि फ्लोएम में चालनी नलिकाएं और सहकोशिकाएं जीवित होंगी। जाइलम का मुख्य कार्य होगा जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को पादप के अन्य भागों तक पहुंचाना, जबकि फ्लोएम का मुख्य कार्य है कि पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को पादप के अन्य भागों में पहुंचाना। अगला है मानव में उत्सर्जन की प्रक्रिया। देखिए, शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में अनेक अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, यानी कि बेकार खराब पदार्थ बनते हैं, जिनका कि शरीर में कोई भी उपयोग नहीं होता है और ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और इसी वजह से इनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। प्रमुख उत्सर्जी अंगों की बात करें तो मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं और वृक्क के अतिरिक्त मनुष्य में यकृत, त्वचा, फेफड़े और आंत भी उत्सर्जन में मदद करते हैं। तो सीधी सी बात है कि बेकार पदार्थों का शरीर से निकल जाना उत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाएगी और मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंगों में आ जाएंगे यकृत, त्वचा और कभी कभी आंत भी। अब आपके एग्जाम में है वो धमनी और शिराओं में अंतर भी पूछा जाता है। तो धमनियां रक्त को हृदय से अंगों तक लेकर के आती हैं, जबकि शिराएं रक्त को अंगों से हृदय में लेकर के जाती हैं। धमनी का जस्ट अपोजिट शिरा में हो जाएगा। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक अपवाद भी है कि फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। इसके बाद धमनी के रंग की बात करें तो ये गुलाबी या गहरे लाल रंग की होंगी। शिराएं आपकी गहरी लाल या नीले रंग की होंगी। धमनियों की भित्ति मोटी होगी, शिराओं की भित्ति अपेक्षाकृत पतली होगी।
धमनी की गुहा सकरी होती है और शिराओं की गुहा चौड़ी होती है। धमनियों में रक्त अत्यधिक दबाव के साथ रुक रुक कर बहता है, जबकि शिराओं में रक्त धीमी गति से निरंतर तथा कम दबाव के साथ बहता है। धमनी में कपाट नहीं होते हैं और शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। अगला है श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में अंतर। श्वासोच्छ्वास जो प्रक्रिया है आपकी, निःश्वसन में वातावरण से वायु श्वसन अंगों तक पहुंचेगी और श्वसन आपकी एक अपचयी क्रिया है जिसमें कि कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा। श्वासोच्छ्वास उच्च श्वसन में श्वसन अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प युक्त वातावरण में वापस चली जाएगी। श्वसन क्या है? ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनती है और ऊर्जा आपकी मुक्त हो जाती है। एकदम लास्ट वाला आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है कि ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर है। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, नाम से ही स्पष्ट है, जबकि अनॉक्सी श्वसन अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा अंतिम उत्पाद के रूप में बनेंगे, जबकि अनॉक्सी श्वसन में प्रायः एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है और अनॉक्सी श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है। ऑक्सी श्वसन में श्वसन स्वपोषी पादपों और अधिकतर जंतुओं में होता है, जबकि अनॉक्सी श्वसन में अनेक कवकों जैसे कि ईस्ट, अनेक जीवाणु और मनुष्यों में अधिक कार्य करते समय पेशियों में होता है। आई होप मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप लोग को ये सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर से जरूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अब से आप लोग को डेली ऐसी ही वीडियोस मिल जाएंगी। देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या। तो नियंत्रण एवं समन्वय वह मूलभूत प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी जीव में क्या, पौधे और जंतु दोनों आ जाते हैं। अगर आपको लगता है जीव में केवल जंतु आते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि जीव में पौधे और जंतु दोनों आते हैं। तो नियंत्रण एवं समन्वयन वह मूलभूत प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी पौधे एवं जंतु अपनी आंतरिक और बाहरी गतिविधियों को नियंत्रित और एक दूसरे के साथ समेकित करते हैं, ताकि वे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार उचित प्रतिक्रिया दे सकें। नियंत्रण एवं समन्वयन वह प्रक्रिया होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि बैलेंस बनाना। हम जानते हैं शरीर का तापमान 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये ऐसा क्यों है? आखिर हमें बुखार क्यों आ जाता है? बुखार आने का कारण है कि मनुष्य का जो शरीर है ये समतापी होता है। समतापी का मतलब है जितना इसका तापमान है उतना ही होना चाहिए, परंतु जब कभी तापमान में कमी या फिर वृद्धि आ जाएगी, तापमान में कमी या वृद्धि आ जाएगी और ये 97 आपका बढ़ जाएगा, किसमें, 98 में, 99 में, 100 में, 104 में। तो वो सुने हैं ना, सब कहते हैं 104 डिग्री बुखार आ गया, तो यही 97 इन सारी चीजों में बढ़ जाता है। तो बढ़ने और घटने की वजह से हमें हो जाता है बुखार, और यही जो हमारा शरीर मेंटेन करके चलता है, यही प्रक्रिया कहलाती है नियंत्रण एवं समन्वयन। डिफिनेशन की बात करें तो एक बार फिर से देख लीजिए। नियंत्रण एवं समन्वय वह मूलभूत प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी जीव अपनी आंतरिक और बाहरी गतिविधियों को नियंत्रित और एक दूसरे के साथ समेकित करते हैं, ताकि वे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार उचित प्रतिक्रिया दे सकें। अब इसमें सबसे पहला हेडिंग है कि मानव में समन्वय कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस कैसे होगा। तो मानव शरीर में समन्वयन मुख्य 2 रूपों से होता है।
मानव शरीर में समन्वयन मुख्य रूप से दो प्रमुख प्रणालियों द्वारा स्थापित किया जाता है। वो कौन सी दो प्रमुख प्रणालियां हैं? तो वो दो प्रमुख प्रणालियां हैं, सबसे पहला है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां या फिर हार्मोनल तंत्र। अंतःस्रावी ग्रंथियां या हार्मोनल तंत्र। तो सबसे पहले जो तंत्रिका तंत्र है वो तेज और त्वरित प्रतिक्रियाओं के लिए काम करता है और अंतःस्रावी तंत्र या फिर जो हार्मोनल तंत्र है ये धीमी और दीर्घकालिक प्रतिक्रियाओं के लिए काम करता है। जैसे कि हमें तुरंत छींक आ जाएगी, कोई चीज हमारे आँख के पास चुभने वाली है तो आँख तुरंत बंद हो जाएगा, बंद होने में टाइम नहीं लगता, वरना तो वो चीज आँख में घुस जाती। सपोज दैट ये आपका आँख है और यहाँ से कोई ऐसा सुई की तरह चीज आ रहा है तो आँख बिल्कुल भी आपसे पूछेगा नहीं, ये तुरंत ही ऐसे बंद हो जाएगा, आँख की तुरंत ऐसे ऊपर वाला पलक बंद हो जाएगा। इसी तरीके से छींक तुरंत आ जाएगी, खांसी तुरंत आ जाएगी। तो ये चीजें तंत्रिका तंत्र में जाएंगी क्योंकि तेजी से और त्वरित प्रतिक्रियाओं के दौरान होती हैं। जैसे कहीं अगर आग जल रही है और आग में आपका हाथ जाने वाला है तो जैसे ही थोड़ा सा गर्म फील होगा, टच करेगा, हाथ आपका तुरंत ऐसे ऊपर चला जाएगा। इसके बाद दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र या हार्मोनल तंत्र। ये धीमी और दीर्घकालिक प्रतिक्रियाओं के लिए प्रयोग में आता है। जैसे तंत्रिका तंत्र आपके तेज और त्वरित प्रतिक्रियाओं के लिए है, जस्ट इसका अपोजिट हार्मोनल तंत्र या फिर अंतःस्रावी तंत्र जो है ये धीमी और दीर्घकालिक प्रतिक्रियाओं के लिए काम में आता है। अब सबसे पहला हम तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे, नर्वस सिस्टम की। तो तंत्रिका तंत्र जो है ये संवेदी अंगों से सूचना प्राप्त करता है और उनका विश्लेषण करता है। तंत्रिका तंत्र क्या है? संवेदी अंगों से सूचना प्राप्त करेगा और उनका विश्लेषण करेगा और मांसपेशियों ग्रंथियों को प्रतिक्रिया के लिए निर्देश भेज देगा। संवेदी अंग जहां से संवेदना प्राप्त होगी, जैसे आपका नाक है, ठंड लगेगी तो नाक लाल हो जाएगी तो नाक आपका संवेदी अंग हो गया। तो तंत्रिका तंत्र जो रहता है ये संवेदी अंगों से सूचना प्राप्त करेगा और फिर उनका विश्लेषण करेगा, पता करेगा कि क्या काम है, क्या दिक्कत है और इसके बाद मांसपेशियों और ग्रंथियों को प्रतिक्रिया के लिए निर्देश भेज देगा कि हमें ऐसे काम करना है। एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन्स का होते हैं। तो तंत्रिका कोशिका जो है ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अब इसकी संरचना की बात करें, इसकी संरचना कैसी होगी? तो साइटोन या कोशिका काय केंद्रक युक्त भाग होगा इसमें। इसके बाद डेंड्रॉइड्स होंगे जो कि पतली छोटी शाखाएं रहेंगी, सूचना प्राप्त करेंगे और इसके बाद एक्सॉन्स रहते हैं, लंबी बेलनाकार संरचना जिसके माध्यम से आवेग कोशिका काय से दूर चले जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसका बनाने की बात करें डायग्राम, तो डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। आप लोगों ने अपनी किताब में देखा भी होगा, ऐसे ऐसे डायग्राम्स इसके रहते हैं, इसमें ऐसी ऐसी शाखाएं निकली रहती हैं जो कि आपके डेंड्रॉस, ये वाला देखिए जो केंद्रक युक्त भाग है इसे हम ऐसे समझाते हैं। ये देखिए ये वाला जो केंद्रक युक्त भाग है आपका, ये वाला जो भाग है ये आपका साइटोन या कोशिका काय है जो कि लिखा भी है केंद्रक युक्त भाग है। और ये आपकी डेंड्रॉइड्स हैं जो कि ये डेंड्रॉइड्स हैं जो कि पतली शाखाओं के रूप में हैं और सूचनाओं को प्राप्त करेंगी। ये आपका एक्सॉन्स है जो कि लंबी बेलनाकार संरचना होगी और जिसके माध्यम से आवेग कोशिका काय से दूर चला जाएगा। तो ये आपकी बेलनाकार एक्सॉन्स वाली संरचनाएं हैं जिसके माध्यम से आवेग कोशिका काय से दूर चला जाएगा।
इसके बाद अगला है तंत्रिका आवेग या नर्वस इम्पल्स क्या होता है। नर्व इम्पल्स क्या होता है? तो तंत्रिका आवेग जो है ये विद्युत रासायनिक संकेत है जो कि न्यूरॉन के माध्यम से यात्रा करता है। आवेग का मतलब ही आना जाना होता है, तो विद्युत रासायनिक संकेत होता है आना जाना, और इसी न्यूरॉन के माध्यम से ये यात्रा करता है। काम कैसे करेगा आपका? तो देखिए, डेंड्रॉइड्स जो होंगे ये कोशिका काय तक लेकर के जाएंगे। इसके पश्चात कोशिका काय जो है सूचनाओं को एक्सॉन्स के अंतिम सिरे तक लेकर के चली जाएगी। सिनेप्सिस देखिए एक जगह होता है। सिनेप्सिस जो है ये दो न्यूरॉन्स के बीच का वो सूक्ष्म अंतराल है जहां से रासायनिक संकेत यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चले जाते हैं। जैसे कि ये आपका देखिए, सपोज दैट ये हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, आप समझ जाइए। ये नीचे वाले भाग को समझिए, ये जो ऐसे होता है तो इन दोनों के बीच में ऐसे बीच में ये जो गैपिंग है यही आपका सिनेप्स कहलाएगा, और ये दो न्यूरॉन्स के बीच का वो सूक्ष्म अंतराल होगा जहां से रासायनिक संकेत एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चले जाएंगे। अगला हेडिंग है आपका कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। तो ये पर्यावरण में एक उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के शामिल हुए बिना तंत्रिका तंत्र द्वारा दी गई एक अनैच्छिक त्वरित और अचानक प्रतिक्रिया है। प्रतिवर्ती क्रियाएं वो होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं रहती। ये क्रियाएं जो आपकी हैं ये अनैच्छिक रहती हैं। यहाँ पे लिखा है ना, अनैच्छिक और त्वरित रहती हैं, और ये अचानक से प्राप्त होती हैं। जैसे कि खांसी आ गया, छींक आ गया, ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, वो तुरंत ही आ जाएगा। तो ये पर्यावरण में एक उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के शामिल हुए बिना तंत्रिका तंत्र द्वारा दी गई एक अनैच्छिक त्वरित और अचानक प्रतिक्रियाएं होती हैं। उदाहरण के रूप में आप लोग अच्छे से जल्दी समझ जाएंगे, जैसे कि गर्म वस्तुओं को छू लेने पर हाथ आपका तुरंत हट जाएगा। हाथ पूछने नहीं जाएगा कि हटे कि नहीं हटे, तुरंत पता चलेगा कि गर्म है, तुरंत हाथ आपका हट जाएगा। इसके बाद अगला है कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। तो वह मार्ग जिससे प्रतिवर्ती क्रिया का तंत्रिका आवेग गुजरता है ये आपका प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये वाला एक बार पढ़ लीजिए। मार्ग की बात करें तो सबसे पहले जो संवेदी ग्राही जो अंग होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे जाते हैं सूचनाएं। इसके बाद संवेदी न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी तक जाते हैं। फिर प्रेरक न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स पे जाते हैं, और इसके बाद प्रभावक अंग और मांसपेशियों तक चले जाते हैं। तो ये आपका प्रतिवर्ती चाप हो गया। तंत्रिका तंत्र के विभाजन की बात करें तो तंत्रिका तंत्र आपका मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित रहता है। कौन से दो भागों में? यही देखिए, आपके दो मुख्य भाग हैं इसके विभाजन के। यहाँ पे ये आपका विभाजन हो गया, यहाँ पे ये आपका विभाजन हो गया, और ये आपके मुख्य अंग है। सबसे पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। सबसे पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपके मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कंपालीय तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं आते हैं। अब सबसे पहले हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे, तो इसमें आपके हम मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपालीय तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मस्तिष्क की बात करें, द ब्रेन की, तो मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य समन्वयक केंद्र होता है, और ये तीन मुख्य भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से मुख्य भागों में आपका मस्तिष्क विभाजित होगा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यही मस्तिष्क ऐसे इन तीन भागों में विभाजित है। अग्र मस्तिष्क में
मध्य मस्तिष्क में और पश्चिम मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क फॉर ब्रेन जो है आपका, इसके मुख्य भाग की बात करें तो इसमें मुख्य भाग आपका होता है प्रमस्तिष्क। इसमें मुख्य भाग होता है आपका प्रमस्तिष्क। कार्यों की बात करें तो ये सोचने का, सीखने का, याद रखने का, निर्णय लेने का, भूख का केंद्र होता है, ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। अगर आप कोई चीज सोच रहे हैं तो वो अग्र मस्तिष्क के कार्यों में जाएगा। किसी नए चीजों को सीख रहे हैं तो भी अग्र मस्तिष्क में जाएगा। किसी चीज को याद रखना है या फिर किसी चीज का निर्णय लेना है, आपको भूख लगेगा कि नहीं, और ऐच्छिक क्रियाएं जितनी भी होंगी ये सारे आपके अग्र मस्तिष्क में जाएंगे। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो इसका कार्य होता है अनैच्छिक क्रियाओं, जैसे कि आंखों की पुतलियों के आकार में परिवर्तन और सिर और धड़ के प्रतिवर्ती गतिविधियों को नियंत्रित करना। जैसे आंखों की पुतलियों के आकार में हमारा बड़ा छोटा परिवर्तन होता है। आप किसी डरावनी चीज को देखेंगे तो आपका आंख जो रहेगा वो ऐसे करके बड़ा हो जाएगा, और कोई ऐसी चीज, डरावनी चीज नहीं रहेगी, नॉर्मल रहेगी तो अपने ही साइज में छोटा रहेगा। तो ये आपके मध्य मस्तिष्क में चला जाएगा। अब इसके बाद पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो पश्चिम मस्तिष्क का मुख्य भाग जो है, पश्चिम मस्तिष्क में आपके 3 मुख्य भाग पाए जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहला वाला मुख्य भाग आपका इसमें हो जाता है अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम, और दूसरा हो जाएगा पॉन्स, इसके बाद तीसरा हो जाएगा मेडुला। अनुमस्तिष्क जो है ये शरीर का संतुलन बनाए रखने, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धता बनाए रखने में मदद करता है। पॉन्स जो होते हैं ये श्वसन का नियमन करते हैं, सांस लेने में मदद करेंगे। मेडुला जो है ये अनैच्छिक क्रियाओं यानी कि जैसे बीपी, उल्टी होना, हृदय गति होना, श्वसन, इन सारे चीजों का नियंत्रण करेगा। इसके बाद अगला हेडिंग आपका आता है जंतुओं में रासायनिक एवं हार्मोनल समन्वयन, यानी कि केमिकल एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। जंतुओं में रासायनिक और हार्मोनल समन्वय कैसे होंगे? तो सबसे पहला है कि ये समन्वय अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक संदेश वाहकों यानी कि हार्मोन के माध्यम से होगा। जंतु का मतलब मैंने आप लोग को बताया था कि जिसमें पौधे और जीव दोनों आ जाएंगे, यानी कि पौधे और जीव दोनों तरीके से होगा। और हार्मोनल समन्वय का मतलब है कि इसमें हार्मोन से होगा, और अंतःस्रावी है तो यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हार्मोनों से होगा। अब अगर कोई पूछ देगा कि चलो बताओ हार्मोन्स क्या होते हैं, और आपके जो वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं उसमें पूछे भी जाते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित होते हैं और शरीर के लक्षणिक अंगों, टारगेट ऑर्गन तक पहुंच करके उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन वो पदार्थ होंगे जो कि सीधे ही आपके ब्लड में स्रावित हो जाएंगे और शरीर का जिस भी अंग तक हमें पहुंचाना रहेगा हार्मोन जो भी काम करने के लिए, वहां पे पहुंच करके उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करेंगे। उदाहरण के रूप में बात करें तो हमारे पास ढेर सारे उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पे ग्रंथियां हैं और यहाँ पे स्थान है। पीयूष ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क के आधार पर जाती है। पीयूष ग्रंथि कोई पूछेगा कहाँ है, आप बताएंगे मस्तिष्क में। आउटू ग्रंथि जो है, हिंदी तो खराब है ना, इंग्लिश ये इन सब की अच्छी है। पिट्यूटरी ग्लैंड माइंड में रहता है। थायराइड ग्लैंड आपका गर्दन में रहेगा। अब बताइए ये थायराइड ग्लैंड कोई जान जाता, आउटू ग्रंथि जानता ही नहीं। पैंक्रियाज जो है, अग्नाशय, ये पेट के नीचे पाया जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि जो है, एड्रिनल ग्लैंड, ये वृक्क के ऊपर पाया जाएगा। वृषण जो होता है ये पुरुषों में पाया जाता है, वृषण पुरुषों में, और इसके बाद जो अंडाशय है ये महिलाओं में पाया जाता है। अब इसमें दिया है कि इंसुलिन का क्या महत्व है, तो इंसुलिन का पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। ये महत्व है
कि अगर कभी अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन को स्रावित नहीं करता है तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और जिससे कि मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो इंसुलिन का यही महत्व है कि यदि अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन को स्रावित नहीं करेगा तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा और जिससे कि मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। मधुमेह जिसे कि हम डायबिटीज भी कहते हैं, ये आप लोग को पता ही होगा। इसके बाद अगला है पादपों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। ये तो आपका ह्यूमंस में था, अब बताओ कि पादपों में समन्वयन कैसे होगा। तो पादपों में जंतुओं के समान तंत्रिका तंत्र या फिर मांसपेशियां नहीं होती हैं। हम जानते हैं कि प्लांट्स का शरीर हमसे अलग है और इसीलिए पौधे जो होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां नहीं पाई जाती हैं। समन्वय मुख्य रूप से रासायनिक साधनों और गति के माध्यम से होता है। पादपों में गतियों की बात करें, मूवमेंट इन प्लांट, तो पादपों में गतियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होंगी। पहला है वृद्धि पर निर्भर न करने वाली गतियां यानी कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। पहला है जो कि वृद्धि पर आपका डिपेंड नहीं करता। जैसे उदाहरण की बात करें तो छुई मुई, टच मी नॉट, छुई मुई के पत्तों को छूने पर उनका सिकुड़ जाना। छुई मुई का प्लांट छोटा सा ही होता है, जैसे ही आप उस पर अपने हाथ लगाने जाएंगे वो तुरंत सिकुड़ जाएगा। और इसका कारण क्या होता है? कारण इसका होता है कि पादप कोशिकाओं में जल की मात्रा में अचानक परिवर्तन के कारण आकृति में बदलाव आ जाता है। पादप जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जल की मात्रा में अचानक परिवर्तन आ जाएगा आपके टच करने से और इसीलिए आकृति में बदलाव आ जाएगा। वो तो था कि वृद्धि पर निर्भर नहीं करने वाली। अब आप देखेंगे वृद्धि पर निर्भर करने वाली गतियां यानी कि ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स। तो इसमें सबसे पहला है अनुवर्तन या ट्रॉपिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो अनुवर्तन ध्यान दीजिए क्या है, उद्दीपन की दिशा में या फिर उससे दूर होने वाली गतियां, ये धीमी और दिशात्मक होती हैं। उद्दीपन का मतलब है जिधर की तरफ प्लांट आपका ग्रो करेगा। जैसे अनुवर्तन की प्रकार की बात करें और उद्दीपन आपका यहाँ पे रहेगा। प्रकाशानुवर्तन आपको पढ़ना है, इसका मतलब है प्रकाश के प्रति उद्दीपन। उद्दीपन यहाँ पे है प्रकाश के प्रति, यानी कि जिधर भी आपका लाइट रहेगा, सपोज दैट सन इधर है, सूर्य इधर है आपका, तो प्लांट आपका इसी दिशा में ग्रो करेगा। ये कोई फ्लावर है और ये फ्लावर आपका इसी सूर्य की दिशा में जाएगा क्योंकि ये आपका प्रकाश है, प्रकाश के प्रति उद्दीपन है। दूसरा है आपका गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन होता है गुरुत्वाकर्षण के प्रति, जिधर गुरुत्वाकर्षण उधर नीचे की तरफ जाएगा। जलानुवर्तन जल के तरफ, रसायनुवर्तन रसायन केमिकल जिधर रहेंगे उधर वो ग्रो करेगा। अगला है पादपों में हार्मोनल समन्वयन यानी कि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो ये रासायनिक पदार्थ पादप वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। पादपों में जो हार्मोन्स होते हैं वो पौधों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए और पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स आपके कहे जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पादप हार्मोन भी यहाँ पर है जिनके महत्वपूर्ण कार्य भी दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला है आपका ऑक्सीन हार्मोन और इसका मुख्य कार्य ये है कि ये कोशिका दीर्घीकरण, प्रकाशावर्तन को नियंत्रित करता है। पादप हार्मोन का मुख्य कार्य ये है कि ये कोशिका दीर्घीकरण और प्रकाशावर्तन को नियंत्रित करता है।
जिब्रेलिन का मुख्य कार्य है कि तने की वृद्धि और बीज का अंकुरण करना। तना जैसे बढ़ेगा और बीज का अंकुरण जो होगा जिब्रेलिन के द्वारा किया जाएगा। साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। जैसे सेल आपकी एक है तो 1 से 2 कैसे होगी? साइटोकाइनिन के द्वारा। अगला है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है ये वृद्धि निरोधक हार्मोन है और पत्तियों का मुरझाना तनाव हार्मोन कहलाता है। पत्तियां जो आपकी मुरझा जाएंगी और पौधों की वृद्धि से रुक जाएगी। एथिलीन जो है ये फल को पकाने में मदद करता है। एथिलीन महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, तो ये फलों को पकाने में मदद करता है। अगला है आपका तंत्रिका समन्वय और हार्मोनल समन्वय। तो इसमें भी बहुत चीजें पूछी जाती हैं, पढ़े रहेंगे तो सही रहेगा। जैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तंत्रिका समन्वय जो है वो आपके विद्युत रासायनिक संकेत देता है तंत्रिका आवेगों से, और हार्मोनल का मतलब है हार्मोनों से संकेत देगा और केवल रासायनिक संकेत देगा। तंत्रिका समन्वय जो है ये बहुत तेजी से त्वरित होता है, जबकि हार्मोनल समन्वय आपका धीमा होता है। तंत्रिका समन्वय जो है ये अल्पकालिक होता है और विशिष्ट होता है। हार्मोनल समन्वय आपका दीर्घकालिक और व्यापक होगा। तंत्रिका समन्वय जो है ये न्यूरॉन्स के माध्यम से जाएगा, जबकि हार्मोनल समन्वय रक्त प्रवाह के माध्यम से जाएगा। इसके बाद अगला है आपका ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं में अंतर। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं में क्या अंतर है? तो एक तरफ आप हेडिंग डाल करके लिखेंगे ऐच्छिक क्रियाएं, दूसरे तरफ हेडिंग डालिए अनैच्छिक क्रियाएं। ये जो डिफरेंस वाले प्रश्न आते हैं अच्छे खासे नंबर मिलते हैं, बट आपको ऐसे लिखना आना चाहिए। आप ऐसे कुछ इस तरीके से बीच में वो कर दीजिएगा, लाइनिंग बना दीजिए। ऐसे एरो नहीं, आप लाइनिंग बनाएंगे और फिर लिखेंगे। ऐच्छिक क्रियाएं जो होगी ये अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होंगी, जबकि अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला और मध्य मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ऐच्छिक क्रियाओं में कंकाल की मांसपेशियां आती हैं और अनैच्छिक क्रियाओं में चिकनी मांसपेशियां और आंतरिक अंग आ जाते हैं। ऐच्छिक क्रियाओं में आपका चलना, लिखना, बोलना, साइकिल चलाना, ये आपकी इच्छा के अनुसार है तो ये चीजें आ जाएंगी। जैसे हम न चाहे तो हम कोई नई चीज को नहीं सीखेंगे, हम न चाहे तो नहीं लिखेंगे, परीक्षा में फेल हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं करना है ना, साल भर मेहनत क्यों करते हैं? लिखने के लिए ही तो। हम न चाहे तो बोलेंगे नहीं, मौन व्रत धारण कर लेंगे। परंतु कुछ अनैच्छिक क्रियाएं भी हैं, जैसे कि हृदय गति का होना। अब हृदय हमारे अनुसार नहीं धड़कता, वरना तो लोग खुद से ही रोक करके मर जाते ना, बल्कि जो हृदय गति है वो खुद ही से चलता है। सांस लेना हमारे हाथ में नहीं है। अब आप बोलेंगे नहीं दीदी हम सांस को रोक सकते हैं, तो सांस को आप थोड़े समय के लिए केवल रोक सकते हैं, वो लेना न लेना आपके हाथ में नहीं है, फिर तो वो अंदर जाएगा ही। और रक्तचाप जो आपका है और जो पाचन क्रियाएं हैं, तो ये सारी चीजें अनैच्छिक क्रियाओं में चली जाएंगी। प्यारे दोस्तों कि आप लोग को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे जरूर पूछिएगा और वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हाँ, मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जनन क्या होता है और हमें आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। जनन क्या है और हमें जनन की क्यों आवश्यकता है?
तो देखिए, जनन वो जैविक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है। जनन वो जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है। आप भी जानते होंगे, ऐसा नहीं होता कि कोई गाय है तो उससे कुत्ते का जन्म हो जाएगा, या फिर कोई कुत्ता है तो वो बंदर को जन्म दे देगा, कोई इंसान है तो वो सांप को जन्म दे देगा। ऐसी कोई चीजें नहीं होती। गाय गाय को जन्म देती है, इंसान इंसान को जन्म देते हैं, बंदर बंदर को जन्म देते हैं। तो जनन वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करता है। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है? तो इसकी आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। सबसे पहला कारण है कि जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर किसी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए इंसान जनन की प्रक्रिया में शामिल ना हो तो बच्चे ही नहीं पैदा होंगे, और जब इंसान के बच्चे नहीं होंगे तो पीढ़ियां आगे नहीं जाएंगी। पीढ़ियां आगे नहीं जाने की वजह से सारी चीजें वहीं पर समाप्त हो जाएंगी। तो इसी वजह से जनन की आवश्यकता है किसी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए। दूसरा है संख्या में वृद्धि हेतु, यानी कि आबादी बढ़ाने के लिए। अगर कहीं की आबादी कम है तो आबादी को बढ़ाने के लिए भी जनन की आवश्यकता है। तीसरा है विभिन्नताओं के लिए। जनन भी देखिए दो प्रकार के होते हैं। तो जब हम विशेषकर लैंगिक जनन की बात करेंगे तो लैंगिक जनन के दौरान गुणों में बदलाव आता है जो कि विकास इवोल्यूशन में सहायक है। हम जानते हैं जनन की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है। अलैंगिक जनन में तो सारी चीजें सेम रहती हैं, जबकि लैंगिक जनन में गुणों में बदलाव आ जाता है, और गुणों में बदलाव आने की वजह से विकास होता है। विकास यानी कि विभिन्नता आती है, और ये विभिन्नताएं हमारे लिए बहुत सहायक हैं। इसके बाद दूसरा हेडिंग हमें पढ़ना है जनन के मूल तत्वों के बारे में। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के मूल तत्व क्या है? तो सबसे पहला है कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना। डीएनए की प्रतिकृति बनाना आपका जनन का मूल तत्व है। अब इसमें क्या है कि कोशिका विभाजन से पहले डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, यानी कि कोशिका विभाजन से पहले डीएनए अपनी कॉपी को बनाता है। हम जानते हैं कि कोशिका का डिवीजन होता है। एक कोशिका से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, और 4 से आगे बन जाएंगी और भी ज्यादा। तो कोशिका विभाजन ये जो प्रक्रिया है, इसके पहले एक प्रोसेस होती है, और वो क्या होता है कि डीएनए अपनी कॉपी को बनाता है। डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाएगा? सबसे पहले तो आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है? ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, ये ऐसे घुमावदार स्ट्रक्चर है। और हम डीएनए के बारे में चलिए कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। ये है आपका डीएनए। ये देखिए, एक यहाँ से यहाँ तक की जो बीच में है गैपिंग, वो आपकी 3.4 एंगस्ट्रॉन है। कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉन। और एक जो होता है, एक आपका पूरा ये जो है, इसमें 10 होते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरे की बात करेंगे तो आपका 34 एंगस्ट्रॉम यहाँ तक हो जाएगा। ऊपर का ये जो हिस्सा है, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। और डीएनए में ऐसा होता है कि 4 बेस पेयर पाए जाएंगे, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। एडेनिन थायमिन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो आई होप कि ये डीएनए के बारे में ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और डायग्राम आप ऐसे ही बनाइएगा। अगला आपका उपयोगिता है कोशिका विभाजन में, यानी कि नए कोशिकाओं के निर्माण में। कोशिका विभाजन या नई कोशिकाओं के निर्माण में, जैसे कि हम देखेंगे कि ये पूरी प्रोसेस आपकी कोशिका विभाजन की है। सबसे पहले हम इसे ध्यान से देखें
तो देखिए सबसे पहले ये आपका एक कोशिका है, ये आपका कोशिका है और बहुत ज्यादा कुछ मत जानिए, बस ये जानिए कि ये आपका कोशिका है। ये सब आप देखिए लास्ट टाइम में ही अंग्रेजी याद रखेंगे तो आपसे ना हो पाएगा, हमें तो भले चीजें याद है ना। तो ये आप इतना ध्यान रखिए कि ऐसे एक कोशिका बनाएंगे, एक इसका न्यूक्लियस दिखा देंगे, केवल एक आप न्यूक्लियस दिखा दीजिएगा। दूसरे फेज में न्यूक्लियस में आप क्रोमोसोम को दिखा दीजिएगा और ये वाला आप मत बनाइएगा। क्रोमोसोम को दिखाने के बाद आप दिखाइएगा कि केंद्रक में इसके विभाजन हो रहा है, दो तरीके से ये बट रहा है और दो तरीके से बटने के बाद केंद्रक के साथ में ही ये आपका कोशिका दो भागों में बट जाएगा और इस तरीके से आपके दो कोशिकाएं, दो गुणसूत्रों का निर्माण हो जाएगा। अगला बात करें हम तो अगला है आपका प्रजनन अंगों के विकास के लिए जीवों में विशिष्ट अंगों का सक्रिय होना। जीवों में विशिष्ट अंग सक्रिय हो जाते हैं। जनन की आपकी उपयोगिता है। अगला हेडिंग है कि जनन के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होंगे, तो पहला है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन क्या होता है, इसमें केवल एक ही जनक होता है। जब एक ही जनक होता है, आपका एक ही पेरेंट होते हैं, तो वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अमीबा में द्विखंडन और हाइड्रा में मुकुलन, तो अमीबा में द्विखंडन और हाइड्रा में मुकुलन आपका अलैंगिक जनन है। यहाँ पे हम इसका इमेज देख करके समझने का ट्राई करते हैं। तो ये आपका एक हाइड्रा है। हाइड्रा में देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मुकुल निकल रही है। ये जो आपका है ये छोटा सा यहाँ पर देखिए मुकुल का निर्माण हो रहा है और इस मुकुल के निर्माण से फिर यहाँ पे एकदम बड़ा सा दूसरा हाइड्रा बन जा रहा है। तो ये आपका अलैंगिक जनन है। दूसरी बात करें हम तो दूसरा है आपका लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, इसमें दो जनक यानी कि नर और मादा दोनों भाग लेंगे और युग्मकों का संलयन होगा। अब लैंगिक जनन में जो नर युग्मक है मनुष्यों में और मादा युग्मक है, दोनों का आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, हम जानते हैं एक फूल होता है जो कि पौधे का जनन अंग होता है। नर भाग जो होता है पुंकेसर आपका परागण बनाता है। मादा भाग जो स्त्री केसर होगी वो अंडाशय का निर्माण करेगी और अंडाशय में आपके बीजांड रहेंगे। कोई पूछेगा परागण प्रक्रिया क्या है, एग्जाम में आया पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है, तो आप बताएंगे कि परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया आपकी परागण प्रक्रिया कहलाती है। अब निषेचन क्या होता है, तो नर और मादा युग्मकों के मिलने से बीज बनता है और यही प्रक्रिया आपकी निषेचन कहलाती है। इसके बाद अगला हेडिंग है जंतुओं और मानवों में लैंगिक जनन कैसे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड ह्यूमन। अब देखिए आप सोचेंगे दीदी इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ाते जा रही है, तो ये आपका चल रहा है मेगा शॉर्ट, ये बहुत तेजी से जल्दी से खत्म हो जाएगा। फटाफट से कॉपी पेन लेकर के बैठिए, तेजी से जो चीजें नहीं आ रही होंगी नोट्स अपना बनाते चलिए। मनुष्य जो होते हैं, हम मनुष्यों में जनन प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। जैसे कि सबसे पहला है नर जनन तंत्र और दूसरा है मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र जो है मुख्य अंग इसमें वृषण है जो कि शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाते हैं। यहाँ पे हमने नर जनन तंत्र का एक चित्र लेकर के रखा हुआ है। जैसे देखिए ये आपका एक नर जनन तंत्र है, यहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे आपका यूरेटर है और ये जो आपका रेड रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये बॉडी की कैविटी को शो कर रहा है। यहाँ पे आपका टिश्यूज है ये सारे और यहाँ पे आपका यूरेथ्रा वाला, ये वाला आपका यूरेथ्रा वाला पार्ट है। यहाँ पे आपका रेक्टम है, ये सेमिकल वेसिकल है और ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में यहाँ पे आपका ये वाला यूरेथ्रा पार्ट हमने दिखाया था जहाँ से जो कहते हैं सूसू निकलेगा। ग्लैंड पेनिस वाला पार्ट आपका यहाँ पर है, ये आपका टेस्टिस है, यहाँ पे स्क्रोटम है। वासा डिफरेंसिया, वास डिफरेंसिया यहाँ पे है और इपिडिडाइमिस वाला सेक्शन यहाँ पे है। तो ये आपका नर जनन तंत्र का चित्र हो गया। आगे एक ये वाला चित्र भी आप नहीं, इसको जाने दीजिए, इसको ध्यान न दीजिए, यही वाला डायग्राम आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यही वाला डायग्राम।
इसके बाद अगला है आपका मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र जो है इसमें मुख्य अंग अंडाशय है जो कि अंडकोशिका और एस्ट्रोजन बनाते हैं। मादा जनन तंत्र में आपका मुख्य अंग अंडाशय होगा जो कि अंडकोशिका और एस्ट्रोजन को बनाएंगे। यहाँ पे ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाला है आपका यूटेरिन फंडस वाला पार्ट, यहाँ पे का जो है ये दोनों जो निकला हुआ है ये आपका फैलोपियन ट्यूब्स है। ऐसी वाली जो पार्ट है आपका ये आपका ओवरी है। ओवरियन लिगामेंट यहाँ पे लगा हुआ है जिससे ये आपस में चिपके हुए हैं। ये वाला पार्ट आपका यूटेरस है जहाँ पे बेबी आपका रहता है। यहाँ पे सर्विकल कैनाल है, सर्विक्स वाला ये पार्ट है। तीन आपके जो परतें हैं गर्भाशय की, यहाँ पे इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और सबसे बाहर पेरीमेट्रियम। सबसे अंदर वाला इंडोमेट्रियम, बीच में का मायोमेट्रियम, लास्ट में का पेरीमेट्रियम और एट लास्ट टाइप का वर्जाइना वाला पार्ट आ जाएगा। निषेचन की बात करें तो निषेचन क्या होता है, जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है तो युग्मनज बनता है और वो आगे चल करके भ्रूण में विकसित हो जाता है। ये हम जानते हैं जब भी हमारे स्पर्म और अंडाणु मिलेंगे तो हमारे जाइगोट का निर्माण होगा और ये आगे चल के इम्ब्रियो में डेवलप हो जाएंगे। जनसंख्या विस्फोट और इसके दुष्परिणाम क्या है, तो जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है तो उसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। बहुत ज्यादा तेजी से जनसंख्या का बढ़ जाना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। दुष्परिणाम इसके क्या होंगे कि भोजन, आवास और रोजगार की कमी हो जाएगी। अब सोचिए ज्यादा लोग हैं, खाना उतना ही है तो भोजन की, रहने की, रोजगार की सबकी कमी हो जाएगी। जैसे अभी भारत में चल रहा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, भोजन, आवास, रोजगार की तो एकदम कमी है। प्राकृतिक संसाधनों का भी अत्यधिक दोहन हो जाएगा, गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ेगा। अगला हेडिंग है आपका कि यौन संचारित रोग क्या है एवं उनकी रोकथाम कैसे करेंगे। तो असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाले जो रोग हैं वो आपके एसटीडीएस कहलाते हैं। असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाले रोग आपके एसटीडीएस कहलाएंगे। एसटीडीएस यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। प्रमुख रोगों की बात करें तो एड्स है, सिफिलिस है, गोनेरिया है और वॉर्ड्स है आदि। अब हम इसका रोकथाम कैसे करेंगे, तो सुरक्षित यौन संबंधों से यानी कि कंडोम का उपयोग करके। संक्रमित सुई या सीरीज जो रहेगी इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। अज्ञानता को दूर करना और यौन शिक्षा का प्रसार करना। रक्त चढ़ाने से पहले उसकी जांच कर लेना। विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। हाँ, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, परंतु एक दृढ़ संकल्प ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में हमें पढ़ना है। तो आनुवंशिकता संबंधित है आपके विभिन्नताओं से, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि विभिन्नताएं होती क्या है, वेरिएशंस होते क्या है। तो देखिए विभिन्नताएं क्या होती हैं। एक ही माता पिता की संतानों या फिर एक ही जाति के जीवों के बीच पाए जाने वाले अंतरों को हम विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता क्या होती है, एक ही माता पिता की संतानों या फिर एक ही जाति के जीवों के बीच पाए जाने वाले अंतर को हम विभिन्नता कहेंगे। जैसे कि माता पिता आपके हैं, आप अकेले तो नहीं होंगे, हो सकता है अकेले भी हो, आपके भाई बहन होंगे, लेकिन फिर भी आपके में, आपकी बहन में या आपके भाई में बहुत अंतर होगा। तो वही चीजें आपकी विभिन्नता कहलाएंगी। अब इस विभिन्नता का महत्व क्या है, तो महत्व ये है कि ये विकास का आधार है, यानी कि विभिन्न होगी तो विकास भी नहीं होगा। विभिन्नताएं आपके विकास का आधार हैं और जीवों को बदलते वातावरण में जीवित रहने में मदद करती हैं।
बिना विभिन्नता के विकास नहीं हो पाएगा। और जैसे कि वातावरण सारी चीजें बदल रही हैं, तो इसीलिए विभिन्नता जरूरी है ताकि हम जीवित रह सके। सोचो अगर सबकी इम्यूनिटी पावर हमेशा कमजोर ही रहे, सारे लोग की इम्यूनिटी पावर हमेशा कमजोर रहेगी, लेकिन विभिन्नताएं बढ़ती जा रही हैं, संघर्ष करके रहना यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, तो कैसे संभव हो पाता है। इसीलिए विभिन्नता जरूरी है। प्रकार की बात करें तो विभिन्नताएं आपके दो प्रकार की होती हैं, कायिक विभिन्नता, जननिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता का मतलब है यानी कि वातावरण से आप कुछ चीजों को ग्रहण करके विभिन्न हो जाएंगे। जननिक विभिन्नता का मतलब है माता पिता के अंदर से कुछ गुण आएंगे और हम विभिन्नता को शो करेंगे। इसके बाद दूसरा हेडिंग हमें पढ़ना है मेंडल। मेंडल जो कि थे आनुवांशिकता के जनक। तो थोड़ा सा हम मेंडल के बारे में जानेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं? आनुवांशिकता का जनक। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने आनुवांशिकता के कुछ नियम दिए थे। कितने नियम थे? तो मेंडल ने आनुवांशिकता के 3 नियमों को दिया था। तो इन्होंने जो था अपने प्रयोग के लिए मटर यानी कि पाइसम सटाइबम, जिसका वैज्ञानिक नाम था, साइंटिफिक नेम है मटर, और वो भी बागानी मटर को चुना था, पौधे को चुना था। अब ये भी पूछा जाता है कि मेंडल ने मटर को क्यों चुना था, यानी कि मटर के पौधे चुनने के कारण क्या है। तो देखिए मटर के पौधे में स्पष्ट विपरीत लक्षण जैसे कि लंबा या बौना, गोल और झुर्रीदार बीज पाए जाते हैं और इसका जीवन चक्र छोटा होता है। इसलिए मटर को चुना गया था क्योंकि इसका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। जैसे कि देखिए अगर इंसानों को चुन करके देखा जाए तो साइंटिस्ट तो भाई 100 साल में मर जाएंगे और एक ही पीढ़ी का लक्षण देख पाएंगे, जबकि उन्हें एक नहीं 2 से 3 पीढ़ियों के लक्षणों को देखना था और इसीलिए चुना गया था मटर के पौधे को। तो मेंडल ने दिए थे आनुवांशिकता के नियम को। मेंडल ने मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे। सबसे पहला नियम है इनका प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता के नियमानुसार जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम उदाहरण से समझे, ये हमने कोई शुद्ध लंबा पौधा ले लिया और दूसरी तरफ हमने कोई शुद्ध बौना पौधा ले लिया। अब देखो इसमें कोई भी अशुद्ध नहीं है, ये वाला भी आपका शुद्ध है, ये वाला भी शुद्ध है। तो जब आप 2 शुद्ध प्रजाति के पौधों को लेकर के यहाँ बीच में संकरण या क्रॉस करवाएंगे तो जो पीढ़ी में पौधे आपके प्राप्त होंगे संकरण के पश्चात, उसमें इस पहले वाले के और इस दूसरे वालों के दोनों के गुण दिखाई देंगे। तो देखिए इसमें जो है लंबे पौधे तो हैं, सभी लंबे पौधे हैं लेकिन संकर प्रजाति के हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो दोनों कैपिटल टी था और यहाँ पे दोनों स्मॉल टी था। अब जहाँ कहीं कैपिटल टी आ जाएगा इसका मतलब लंबा होगा, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी भी है लेकिन स्मॉल टी भी आ गया। लंबे तो हैं लेकिन कैपिटल स्मॉल टी दोनों मिल गया, यानी कि संकर लंबे पौधे हो जाएंगे। इससे छोटा रहेगा और इससे बड़ा रहेगा। इसके बाद दूसरा नियम है हमारा पृथक्करण का नियम। अब पृथक्करण के नियमानुसार क्या होता है? पृथक्करण का नियम, जिसे कि हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो युग्मक बनते समय कारकों यानी कि जीन के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही कारक जाता है। जब भी युग्मक बनता है तो युग्मक बनते समय कारक के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही कारक जाता है। जैसे यहाँ पर हम इसके उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझे। देखिए हम लेंगे शुद्ध लंबे वाले प्रभावी पौधे, जैसे कि कैपिटल टी हमने लिया और एक तरफ हमने लिया था शुद्ध बौने वाले अप्रभावी पौधे। अब देखिए इसे अप्रभावी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण प्रभावी नहीं होते और लंबापन आपका प्रभावी होता है, तो ये प्रभावी लक्षण कहलाता है। संकरण के उपरांत हमें लंबे पौधे प्राप्त होंगे जिसका कि
जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा और ये हमें प्राप्त होंगे F1 पीढ़ी में। अब जब हम F2 पीढ़ी की बात करेंगे तो F2 पीढ़ी में यहाँ पे हम कराएंगे स्वपरागण, तो हमें मिल जाएंगे जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी आप ले करके परागण करवा देंगे। तो सबसे पहले कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ मिलाएंगे तो कैपिटल टी लंबा पौधा शुद्ध आपका बन जाएगा। अब जब आप कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ करवाएंगे तो लंबा तो बनेगा लेकिन संकर लंबा पौधा बन जाएगा। फिर से आप कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ करवाएंगे आपका कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा पौधा बन जाएगा। और जब स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ करवाएंगे तो बौना पौधा आपका बन जाएगा शुद्ध स्मॉल टी। तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। इसके बाद तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के संकरण में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण से पूरी तरह से स्वतंत्र होगी तो यह आपका कहलाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जैसे यहाँ पे हम डायग्राम के माध्यम से समझे तो मेंडल ने लिया था गोल एवं पीले बीज वाले मटर के पौधे और एक तरफ लिए थे झुर्रीदार एवं हरे वाले मटर के पौधे। जब इनका संकरण कराया गया तो हमें गोल एवं पीले संकर गोल पीले प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में। फिर हम नर और मादा युग्मकों का करवा देंगे परागण। तो सबसे पहले यहाँ पे बनेगा आपका देखिए कैपिटल R कैपिटल Y, इसके बाद कैपिटल R स्मॉल y, फिर ये स्मॉल r कैपिटल Y, फिर स्मॉल r स्मॉल y। जैसे देखिए ये वाला यहाँ पे है ना कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, तो सबसे पहले इसका इससे फिर इससे फिर इसका इससे फिर इसका इससे, तो कैपिटल R और यहाँ पे कैपिटल Y इसका इससे बन गया। ब्लैक वाले से दिखाते हैं ना तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। कैपिटल R कैपिटल Y बन गया। अब कैपिटल R स्मॉल y के साथ जुड़ जाएगा, फिर ये कैपिटल R स्मॉल y के साथ जुड़ेगा, फिर कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y के साथ में जुड़ेगा। तो यही दोनों एक बार हम इधर रख देंगे चारों, एक बार हम इधर रख देंगे, एक आपका मादा युग्मक दिखाएगा एक नर युग्मक को दिखाएगा। तो जब आप ऐसे ऐसे क्रॉस करवाते हैं ऐसे ऐसे, पहला इसका इसके एक को उठाएंगे चारों के साथ क्रॉस करवा के नीचे लिख देंगे। जैसे हमने इस एक को उठाया इसके साथ करवाया तो ये मिला, फिर इस एक को उठाया इसके साथ करवाया तो ये मिला, फिर इसको उठाया इसके साथ करवाया तो ये मिला। ऐसे ऐसे हम पूरा टेबल ऐसे ही करके बना देंगे। इसमें जो रेशियो आता है आपका वो रेशियो होता है 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 का, तो ये रेशियो भी पूछा जाता है। इसके बाद चौथा हेडिंग है आपका कि आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का आणविक आधार क्या है। तो कोशिका के भीतर DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल वंशागति का मुख्य आधार है और जीन DNA का वो छोटा खंड होता है जिसमें किसी विशेष लक्षण जैसे कि आंखों का रंग इसकी सूचनाएं होती हैं और ये आपका जीन कहलाता है। जीन देखिए क्या है, ये आपका DNA है ना, ऐसे ऐसे DNA बनेगा, एक स्मॉल खंड इसका आपका जीन कहलाएगा। तो ये DNA का वो छोटा खंड है जिसमें किसी विशेष लक्षण सूचनाएं निहित होंगी जैसे आंखों का रंग बालों का रंग, ये सब आपका इसमें रहेगा। जीन जो होते हैं वही प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं और जिससे कि शरीर के लक्षण निर्धारित होते हैं। पांचवा हमें पढ़ना है, पांचवा हेडिंग आपका गुणसूत्रों के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में। तो गुणसूत्र जो है ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले धागे जैसी संरचनाएं हैं जो कि आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले करके जाते हैं। गुणसूत्र आपके कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले धागे जैसी संरचना है जो कि आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र क्या होता है, तो मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे। अब एक जोड़े में 2 होते हैं, इसका मतलब 23 जोड़े में 23 गुणे 2 करेंगे तो 46 गुणसूत्र आपके हो जाएंगे और 23 जोड़े में से 22 जोड़े आपके ऑटोसोम्स कहलाएंगे। ऑटोसोम का मतलब है सेम होते हैं, XX होते हैं और एक जोड़ी आपका एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाएगा। जैसे कि स्त्रियों में ये XS होगा, पुरुषों में ये XY हो जाएगा।
अब हम मनुष्यों में लिंग निर्धारण की बात करें तो मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पे निर्भर करेगा कि उसके पिता से उसे कौन सा गुणसूत्र मिलेगा, क्योंकि स्त्रियों में सारे एक्स एक्स ही है, 22 जोड़े भी एक्स है और 23वां वाला भी आपका एक्स एक्स है, जबकि पुरुषों में 22 जोड़े तो एक्स है लेकिन लास्ट में एक्स और वाई आ जाएगा। तो ये जो लास्ट वाला है यही बच्चे के जन्म का निर्धारण करेगा। अब लिंग निर्धारण की प्रक्रिया की बात करें तो जब भी पिता का एक्स गुणसूत्र माता के एक्स गुणसूत्र से मिलेगा तो आपकी लड़की पैदा हो जाएगी, और जब पिता का वाई गुणसूत्र माता के एक्स से मिलेगा तो संतान एक्स वाई यानी कि लड़के का निर्माण हो जाएगा। उदाहरण की बात करें इसीलिए स्पष्ट है कि लिंग निर्धारण के लिए पूरी तरीके से शुक्राणु उत्तरदायी होंगे, तो इसीलिए स्त्रियों को दोष देना सरासर गलत है। पुरुषों को भी दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्हें भी थोड़ी ना पता है कि कौन सा गुणसूत्र ज्यादा है। देखिए यहाँ पे हम उदाहरण लें तो ये आपका नर गुणसूत्र है एक्स वाई और ये आपका मादा गुणसूत्र है एक्स एक्स। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये आपका एक्स है और ये वाला वाई है नर का, और यहाँ पे महिला का ये एक्स है और महिला का एक्स दोनों है। जब आप इस पहले वाले को इस वाले एक्स के सबसे पहले एक को उठाएंगे दोनों से करवाएंगे, फिर दूसरे को उठाएंगे दोनों से करवाएंगे, तो एक्स को उठाया एक्स से करवाया तो आपका बन गया एक्स एक्स। अब एक्स एक्स का मतलब है कि मादा का जन्म होगा। अब हम इस एक्स को उठाएंगे दूसरे एक्स से करवा देंगे तो फिर से एक्स एक्स यानी कि स्त्री का जन्म हो गया। इस वाई को एक्स से करवाएंगे तो वाई एक्स बन जाएगा, इस वाई को एक्स से करवाएंगे एक्स वाई बन जाएगा। एक्स वाई का मतलब है नर का जन्म हो जाना, यानी कि स्त्री और पुरुष के जन्म होने का जो रेशियो है ये 50-50% है। 50% चांस है कि लड़की हो जाए, 50% चांस है कि लड़का हो जाए। तो ये हमारे जो वन शॉट वीडियो में इतनी ही चीजें हमें पढ़नी ही थी और सारी चीजें मैंने अच्छे से क्लियर करवा दी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, और कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।